सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और अब वक्त आ गया है कि हम अपने चैप्टर नंबर 4 आईएससी कॉमर्स क्लास 12 में आगे बढ़े। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको ये नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड में जाना होगा और वहां पे आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस इन्हीं नोट्स से पढ़ना है। टुडे एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज से 2 दिन पहले काउंसिल ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया जो 2023 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स थे। एंड लाइक एवरी टाइम इस बार भी हमारे शहर से कमर्शियल स्टडीज जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है आईएससी क्लास 12 का, उसमें सबसे ज्यादा 90s हमारे पास से आए हैं, द कॉमर्स वर्ल्ड से आए हैं। एंड लाइक एवरी टाइम अगेन सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी जो कमर्शियल स्टडीज में रहा है वो भी हमारा ही रहा है। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड अब आपकी बारी है, अगली बारी आपकी है, और आई होप आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट वन कुड बी यू। हो सकता है अगली बार जो एग्जामिनेशन होगा 2024 में, जो एग्जामिनेशन होगा, आप जो इस वीडियो को फोन से या लैपटॉप से या टैबलेट से देख रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन आप होंगे जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगली बार लेकर आएंगे। एंड द ट्रेंड विल कंटिन्यू। अब की बार तो हम लोग अपने शहर से भी बाहर निकल रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जो कि नेक्स्ट ईयर जो 2024 में एग्जामिनेशन होगा उसके टॉपर बनेंगे। ठीक है, तो चलो। बहुत लोग पूछते हैं ना मैसेज में और यूट्यूब के कमेंट में भी पूछते हैं कि ये नोट से करने से हो जाएगा क्या। तो देखो, इस नोट से ही करके लोग आगे बढ़े हैं और इन्हीं नोट से आपको करना है। जो भी इस नोट्स में कराया जा रहा है, जो भी इस वीडियो में बोला जा रहा है, आपको बस यही सब पे ध्यान देना है और ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। ठीक है, हर बार की तरह अगली बार भी जो 2024 में एग्जामिनेशन होगा उसमें भी हम लोग फिर से झंडे गाड़ेंगे और फिर से हाईएस्ट मार्क्स क्लेम करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, एंड इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बैंकिंग। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग में क्या क्या कमर्शियल एक्टिविटीज होती है उसके बारे में हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत जानेंगे। इस चैप्टर में छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एंड एग्जाम में इसका वेटेज भी 4 to 6 मार्क्स का है। ठीक है, 4 मार्क्स मिनिमम रहता है और कभी अगर ज्यादा हुआ तो 6 मार्क्स। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ बैंकिंग। एक जमाना था जब बैंकिंग में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर आपको अपना काम कराना पड़ता था, बट टुडे आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल फोन का जमाना है। लोग घर बैठे बैठे कैसे बैंकिंग कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बिना बैंक गए। तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा टॉपिक है आरटीजीएस का। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, हमारे ऐप में फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, देखो यही सब में स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं और आगे निकलते हैं, इन्हीं सब में डिफरेंस होता है। आपको मेरे ऐप में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हर चैप्टर के अपलोड किए जा रहे हैं, अभी तक 4-5 चैप्टर का अपलोड हो गया है। ग्रेजुअली पूरे चैप्टर्स का फुल सिलेबस का अपलोड हो जाएगा। आपको वहां से जा करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करना है। और एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने ये वीडियो, ये नोट्स और वो क्वेश्चंस कर लिए तो आपको फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वहां पे हर टॉपिक का जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो आई होप कि आप मेरे ऐप अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड में जाएंगे और वहां से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ आरटीजीएस। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड है। ठीक है, पहला है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, मतलब जिस वक्त कोई चीज हो रहा है उसी वक्त प्रोसेसिंग भी हो जा रहा है। जिस वक्त हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी वक्त प्रोसेसिंग भी हो जा रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांसफर। ये बेसिकली मनी ट्रांसफर का सिस्टम है। पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा और रियल टाइम में जाएगा, मतलब आई एम सेंडिंग फ्रॉम हियर एंड द अदर पर्सन इज रिसीविंग इट विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, हालांकि यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लिखा रहता है, बट इतना ज्यादा
बेसिकली टाइम लगता नहीं है, आप पढ़ोगे फीचर्स में तो लिखा है कि सामने वाले को जो है उसका बैंक 30 मिनट्स के अंदर में रिसीव करने के 30 मिनट्स के अंदर में ट्रांसफर कर देगा। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी इज कि ये फ्यू मिनट्स में हो जाता है, 30 मिनट्स लगते भी नहीं है, ठीक है, एक्चुअल बात है। ओके, और एक इसमें ग्रॉस सेटलमेंट एक और टर्म आ रहा है, एक तो रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब है उसी वक्त हो जा रहा है ट्रांसफर, ठीक है, एंड ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है जो आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वही अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। अभी एक और सिस्टम हम लोग देखेंगे, उसमें क्या है कि ट्रांसफर जो होते हैं वो बैचेस में होते हैं, वो एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे कोई बैच नहीं बनता है, ट्रांजैक्शन सिंगुलर सिंगुलर ट्रांसफर होते हैं, मतलब 1 to 1 बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं। सपोज मैंने आपको 5 लाख ट्रांसफर किया तो बस 5 लाख ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांजैक्शन जमा नहीं होते हैं। अभी एक और हम लोग देखेंगे वहां पे ट्रांजैक्शन जमा होता है। तो अभी के लिए बस इतना मान के चलो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसको बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज ऑन द स्पॉट दैट अमाउंट का सेटलमेंट, ठीक है, ऑन द स्पॉट उस अमाउंट का सेटलमेंट होता है, ऑन द स्पॉट वो अमाउंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। आरटीजीएस के फीचर्स में सबसे पहली बात तो है कि ये हर ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं है। बट दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, वो है पॉइंट नंबर 3 में आप पढ़ोगे कि कम से कम, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपने जो अमाउंट ट्रांसफर करना है उसकी वैल्यू 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख से कम में आप आरटीजीएस नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज आपको 1,50,000 ट्रांसफर करना है तो यू डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ आरटीजीएस, ठीक है। हाँ, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 की जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो इंडिविजुअली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। आप इस नोट्स को प्लीज प्रिंट आउट कराइएगा, टेलीग्राम में ये नोट शेयर किया हुआ है, प्लीज इसको प्रिंट आउट करा के पढ़ना, इन्हीं नोट से पढ़ना है और कहीं से कुछ नहीं, आपको जरूर हाईएस्ट आएगा, ठीक है। आरटीजीएस जो है वो इंडिविजुअली ट्रांसफर होता है, मतलब सपोज आई ट्रांसफर 5 lakhs टू यू, तो वो 5 lakhs आपको चला जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन जमा नहीं होंगे, बैंक किसी भी ट्रांजैक्शन को रोक के नहीं रखेगा कि और ट्रांजैक्शन आने देते हैं, एक बार में बैच बना के ट्रांसफर करेंगे, ऐसा नहीं होगा, 1 to 1 ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड ऐसा बोल रहा है कि 30 मिनट्स में हो जाता है, बट रियल रियल स्टोरी ये है कि 30 मिनट्स भी नहीं लगते हैं, उससे भी कम टाइम में हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनल एंड इररिवोकेबल है, मतलब कि एक बार जो आपने पैसा भेजा तो वो अब आप कैंसिल नहीं कर सकते, इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, वंस द मनी इज गॉन इट इज गॉन, ठीक है। तो जब आप पैसे भरने का फॉर्म भर रहे हो तो वहां अमाउंट सही से भरना है, 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट भरना है, बट मेक श्योर कि आप जीरो ठीक से बैठाए, डेसिमल ठीक से बैठाए, क्योंकि एक बार अगर पैसा गया तो फिर मतलब गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी क्या होता है, जब हमें 2 लाख से कम का अमाउंट, देखो वहां पे क्या था, 2 लाख कम से कम, ठीक है, मिनिमम 2 lakhs, आरटीजीएस में मिनिमम 2 lakhs, बट अगर मेरे को 2 लाख से कम का ट्रांसफर करना है तो देन आई हैव टू गो फॉर एनईएफटी। ये दोनों आरटीजीएस एंड एनईएफटी ये दोनों बैंक के काउंटर पे जाके होते हैं, याद रखिएगा, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, बिकॉज यू पीपल, यू स्टूडेंट्स, यू डो नॉट गो टू बैंक्स, आप लोग बैंक्स बहुत कम जाते हो, आपके पेरेंट्स जाते हैं, तो आपने ज्यादा कुछ देखा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बता दे रहे हैं कि आपको इन दो ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक जा करके फॉर्म फिलअप करके आपको पैसे सबमिट करने पड़ेंगे, देन आपका पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म फिजिकली एट अ बैंक, ठीक है। अच्छा, एनईएफटी, एनईएफटी का एक तो आप क्या याद रखेंगे, एक तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और जो फंड ट्रांसफर है ये एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है, मतलब देखो बैंक्स क्या करते हैं ना, बैंक के पास सपोज ट्रांजैक्शन 1 आया, कम अमाउंट का, मान लो 50,000 का, सो ट्रांजैक्शन 1 इज ऑफ 50,000, बैंक अभी ट्रांसफर नहीं करेगा, बैंक रुका रहेगा, दिस इज नॉट आरटीजीएस कि तुरंत ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ रुके रहेंगे, और फिर ट्रांजैक्शन आएगा, एक सेकंड ट्रांजैक्शन आया, लेट्स से 70,000 का, एक थर्ड ट्रांजैक्शन आया, लेट्स से 1 लाख का। अब क्या करेगा बैंक, इन तीनों ट्रांजैक्शन को एक बैच बना देगा, मतलब ये 3 जन का एक बैच हो गया, ये 3 ट्रांजैक्शन का एक बैच हो गया, और ये तीनों ट्रांजैक्शन एक बार में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि बैंक को ट्रांसफर करने में भी जो उनका जो कॉस्ट लगता है, तो वो क्या करता है, एक बार में छोटे छोटे अमाउंट को नहीं ट्रांसफर करता, वो जमा करके एक बार में ट्रांसफर करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड एनईएफटी, कि आरटीजीएस में रियल टाइम में सेटलमेंट होता है, एनईएफटी में थोड़ा रुक करके होता है, आरटीजीएस में 1 ट्रांजैक्शन एट अ टाइम सेटलमेंट होता है, यहाँ पे 1 बैच एट अ टाइम सेटलमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स देख लो, फीचर्स में आप यहाँ से एनी 5 करके चलना, ठीक है, जहां बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं वहां एनी 5 करके चलना होता है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा देता हूँ, तो यहाँ पे
एक तो पॉइंट नंबर 2 एक बार देखो। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि अगर आपने एनईएफटी से ट्रांसफर करना है विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट, हाँ, तो आपने पैसे डिपॉजिट कर देने हैं, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है ना, इफ इवन इफ यू डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, तो आप एक एनईएफटी एनेबल्ड बैंक में जाना। एनईएफटी एनेबल्ड बैंक मतलब ऐसी बैंक जहां पे एनईएफटी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप ऐसे बैंक में जाइएगा जहां पे एनईएफटी फैसिलिटी अवेलेबल है, और वहां आप पैसे डिपॉजिट कर दो, ठीक है। और पैसे डिपॉजिट करके फॉर्म वॉर्म भर के आ जाओ, वो आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन पैसे रिसीव करने हैं अगर आपको, अगर आप रिसीवर है, तो फिर आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। ट्रांसफर करने टाइम अकाउंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पैसा तो लेके जा रहे हैं ना, तो पैसा दे देंगे। बट रिसीव करने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना एकदम मैंडेटरी है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। सो जो सेंडर है उसे अकाउंट रखना जरूरी नहीं है बैंक में, बट जो रिसीवर है उसे अकाउंट रखना जरूरी है बैंक में, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रहा है इन केस अगर आपका बैंक में पैसा अकाउंट नहीं है, तो आप कौन हो सकते हैं? सेंडर ही हो सकते हैं ना। तो अगर आप सेंडर है, इफ यू आर सेंडर ऑफ द मनी एंड इफ यू डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, तो फिर आप मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हो? 49,999 ही ट्रांसफर कर सकते हो। इंटरनेट पे अलग अलग अमाउंट लिखे हैं, आपके टीचर्स कुछ अलग अलग अमाउंट बोलते होंगे, आप यही वाला अमाउंट मान के चलना, ठीक है। बोर्ड्स में यही वाला अमाउंट लिख कर आओगे, इंटरनेट को छोड़ दो, गूगल को छोड़ दो, जो यहाँ लिखा है बस वो लिख के आना है, 49,999। अगर आप सेंडर है और आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इतना फैसिलिटी मिल गया, बहुत है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसफर जो होगा वो बैचेस में होगा, एंड फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं कर सकते हो, विदेश में पैसा भेजना अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यस, आपको कमीशन पे करना पड़ेगा जब आप पे करने जाओगे, पैसा ट्रांसफर करने जाओगे, आपके अमाउंट के हिसाब से वो लोग एक परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। रिसीवर को ऑब्वियसली, रिसीवर को कुछ नहीं पे करना है। जो पैसा ट्रांसफर करने वाला पर्सन होता है ना, सेंडर होता है, सेंडर हैज टू पे द कमीशन, रिसीवर को कोई कमीशन नहीं पे करना होता, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एनईएफटी। मेरे नोट्स में डिफरेंसेस दिया हुआ है, डिफरेंसेस आप खुद से कर लीजिएगा, अभी जो आपको सिखाया है उसी के बेसिस पे डिफरेंसेस होता है, ठीक है। वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग जो लेटेस्ट ट्रेंड जो नाम था ना सिलेबस में, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स पे आ रहे हैं आईएमपीएस, ठीक है। पहला बात तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म कर लेना। और दूसरी बात, ये क्या है ना, आरटीजीएस और एनईएफटी का मिक्सचर है, हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। आरटीजीएस में क्या था? रियल टाइम में पैसे जाते थे, और जो एनईएफटी था उसमें क्या था? एनईएफटी में मिनिमम अमाउंट नहीं था, आपको 50,000 भी ट्रांसफर करने हैं तो कर सकते हो, आपको 5,000 भी ट्रांसफर करने हैं तो कर सकते हो, ठीक है। और आरटीजीएस में रियल टाइम में ट्रांसफर होता था। तो आरटीजीएस का जो रियल टाइम है और एनईएफटी का जो मिनिमम अमाउंट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये दोनों फीचर्स को मिला करके बना दिया गया आईएमपीएस। मतलब आईएमपीएस में आप कम अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल्ड करके रखा हुआ है आपके लिए, बस आपको याद करना है, ठीक है। एवरीथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड, आपको बस इसको अच्छे से याद करना है, ये वीडियो से समझो और याद कर लो, ठीक है। एंड इसकी खास बात ये है कि ये फोन से भी हो जाता है, जिन लोगों ने, आप तो नहीं किए होंगे, बट आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं अगर उन्होंने किया है तो आईएमपीएस जो है ये फोन से भी हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि ये 24/7 मतलब 24 घंटे, 7 दिन एंड 365 डेज ऑफ द ईयर ऑल टाइम अवेलेबल है। कहने का मतलब है ऑल टाइम अवेलेबल है, बिकॉज ये आप अपने फोन से भी कर सकते हैं। तो रात के 12 बजे हो या संडे को हो या पब्लिक हॉलीडे के दिन हो, किसी भी दिन हो आप ट्रांसफर कर सकते हो, दैट बिकॉज ये ऑनलाइन फैसिलिटी है और ये फोन से हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, यहाँ पे भी आप एनी 5 करके चलना, ठीक है। एनी 5 करके चलना। सबसे पहला फीचर है कि दिस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि जब मर्जी तब करो। देखो, बैंकिंग अगर बैंक में जाके करना होता है ना, तो बैंकिंग आवर्स में जाना पड़ता है, लंबे लंबे लाइनों में लगना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होता है। आपको उसी टाइम में जाना है, अगर लंच ब्रेक हो गया तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। पब्लिक हॉलीडेज है तो कोई काम नहीं होगा। सो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, वहाँ चॉइसेस की कमी है, बट यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे चॉइसेस है। यहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल अपने टाइमिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। विल डू पॉइंट नंबर 3, वर्सेटाइल है, मतलब आप
इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप इससे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इससे देखो यहाँ पे लिखा है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी को पेमेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस का पैसा भर सकते हो, ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो, वो जब शॉपिंग मॉल में हम लोग कुछ खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं ना, तो इवन दैट इज अलाउड। स्कूल कॉलेज का फीस भर सकते हो, बिल अपना इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन वगैरह का, तो मतलब बेसिकली ऑल टाइप का काम आप इससे कर सकते हैं, मल्टीपर्पज है, वर्सेटाइल है। हाँ, पैसा फास्ट ट्रांसफर होता है बिकॉज रियल टाइम है तो फास्ट ट्रांसफर होता है। मोबाइल में आपके मैसेजेस आ जाएंगे कि आपका कितना पैसा डिडक्ट हुआ है आपके अकाउंट से, एंड ये इनएक्सपेंसिव है, चार्जेस वगैरह जो है बहुत कम है, ₹2.5 से लेकर के ₹25 तक का चार्जेस लगता है, तो दैट्स नॉट टू मच, ठीक है। तो काफी सस्ता है, एंड बेस्ट चीज ये है कि ये आपका टाइम काफी सेव करता है। यू डोंट हैव टू गो टू अ बैंक। हो सकता है बैंक आपके घर से बहुत दूर हो, तो आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा, आपको लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, आपका थकान नहीं होगा, एंड सो कंफर्ट का आपको थोड़ा सा तो चार्जेस देना चाहिए, तो वो इनएक्सपेंसिव है, बहुत थोड़ा सा पैसा है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट। अभी तक हमने खाली फंड ट्रांसफर इन सब चीजों के बारे में बात किया है, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग मोर देन फंड ट्रांसफर, ठीक है। सिर्फ फंड ट्रांसफर ही करना एक ये नहीं होता, बैंकिंग नहीं होता। बैंकिंग इज नॉट ओनली अबाउट फंड ट्रांसफर, banking is also about depositing your savings account into fixed account. Banking is also about transferring the funds. Banking is also about taking loans from the bank. तो banking is also about brokerage, ठीक है। बैंक्स आपको फाइनेंशियल एडवाइस देती है, उसके बाद बैंक्स आपसे ब्रोकरेज लेती है, तो बैंक्स आर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये सिर्फ पैसा लेना पैसा देना खाली नहीं होता है, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं जो बैंक्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वो बैंकिंग होता है जो कि कैरी आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग मशीन्स का इस्तेमाल करके बैंकिंग करते हैं। देखो इन शॉर्ट अगर आपको समझना है ना, तो आप मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस माइंड में रख लो, आपका ये पूरा टॉपिक जो है, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स कुछ भी है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मेरी एक बात अभी आप ध्यान से सुनोगे तो। सबसे पहली बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हम लोग तब बोलते हैं जब आप किसी फिजिकल बैंक ब्रांच पे ना जाकर बैंकिंग करते हो। व्हाट, whenever you do not go to a physical bank branch, ठीक है, जो आपके पड़ोस में जो एसबीआई का ब्रांच है या एक्सिस बैंक का ब्रांच है या किसी भी बैंक का ब्रांच है, इफ यू आर नॉट गोइंग देयर एंड स्टिल you are doing transactions, that means you are using phone, that means you are using computer, that means you are using internet, आप किसी भी तरीके की कंप्यूटिंग डिवाइस पर बैंकिंग कर रहे हैं, बिना फिजिकली बैंक गए बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इफ आप काउंटर पे नहीं खड़े हैं और बैंकिंग हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। तो ध्यान रखना, कोई भी बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन बिना बैंक गए हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। चाहे आपके फोन में मैसेज क्यों ना आ रहा हो कि आपका लेट्स से 20,000 रुपीज डिडक्ट हो गया, तो 20,000 रुपीज डिडक्ट हो गया, आपको मैसेज आया ना, आपको बैंक जाके तो नहीं पता करना पड़ा, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आपने फोन से ही पैसा ट्रांसफर कर दिया, फोन से ही कर दिया ना, बैंक जाके नहीं किया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। आपने एटीएम से पैसा निकाला, एटीएम से निकाले हो ना, बैंक जाके नहीं निकाले हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आपने अपने कार्ड से पेमेंट किया, कार्ड से किया है ना, बैंक से जाके नहीं किया, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मतलब बैंक जाए बिना अगर आप काम करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना मन में रखना, ठीक है। अब देखो अब देखो फीचर्स कितना जल्दी जल्दी होगा ये समझ जाने पे। सबसे पहली बात, नो फेस टू फेस कांटेक्ट, कोई फेस टू फेस कांटेक्ट, क्योंकि आप बैंक जाएंगे ही नहीं, तो यू डोंट हैव टू लुक एट देयर फेस, दे डोंट हैव टू लुक एट योर फेस, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे, तो नो फेस टू फेस कांटेक्ट, ठीक है, बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कस्टमर, ठीक है। बैंक एंड क्लाइंट दोनों को क्या लगेगा, कंप्यूटिंग, कोई भी तरीके का कंप्यूटिंग डिवाइस लगेगा, वो चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन, कुछ भी, टैबलेट, जिससे भी आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं आपको वो डिवाइस लगेगा, ठीक है। ई बैंकिंग ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हर बैंक में तो होता नहीं है, जनरली विलेज वाले जो बैंक होते हैं, रूरल बैंक होते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, बट अगर अवेलेबल है तो फिर ई बैंकिंग हो सकता है, ठीक है। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैंक के स्टाफ है और जो क्लाइंट है, दोनों को इस टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। हालांकि उतना डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार करने से समझ में आ जाएगा, बट समझ फिर भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो दिस वाज द फीचर। अभी एडवांटेजेस करते हैं। एडवांटेजेस में आप दो दो करके चलना, बिकॉज
दो एडवांटेज यहाँ पे, दो एडवांटेज यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बिग क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है, बिग क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ये सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। सो हम लोग दो दो पॉइंट करके चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का कस्टमर को क्या फायदा है, घर बैठे बैठे बैंकिंग करने का, पैसा ट्रांसफर करने का, लोन लेने का, इन सब का कस्टमर को व्हाट इज द एडवांटेज। सबसे पहली बात तो कि आपको 24 घंटे 365 डेज कहीं से भी कभी भी आप बैंकिंग कर सकते हैं। रात के 12 बजे भी पैसा ट्रांसफर करना है आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द मॉर्निंग, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द बैंक्स टू ओपन, यू डोंट हैव टू वेट फॉर संडेज टू गेट ओवर। आपको संडे को पैसा ट्रांसफर करना है, रात के 12 बजे पैसे ट्रांसफर करने हैं, या लोन के लिए अप्लाई करना है, या फिक्स डिपॉजिट करना है, या कुछ भी बैंकिंग सर्विसेज लेने हैं, ऑलवेज ले सकते हो। तो ये पहला बेनिफिट है कि एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। और कौन सा अच्छा पॉइंट है, इजी अगर करना है तो पॉइंट नंबर 5 कर सकते हो कि ऑल टाइम बैंकिंग कर सकते हैं। तो इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। कस्टमर को बैंकिंग ज्यादा ट्रबलसम नहीं लगता है, उसका बैंकिंग करने का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। यू कैन डू अदर पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि कस्टमर जो है ना घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर सकता है, दे नीड नॉट गो टू द बैंक, ठीक है। तो अभी देखो गर्मी के मौसम में इतना इधर उधर जाना, तो इससे बढ़िया घर पे बैठो, घर पे चिल मार के आप बैंकिंग कर लो। तो दैट इज द बेनिफिट दैट द कस्टमर विल गेट, ठीक है। बैंक्स को क्या फायदा है, बैंक्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एज आई टोल्ड यू, अभी भी बहुत सारे बैंक्स है रूरल इंडिया में खास करके जो ये फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है घर बैठे बैठे सब कुछ करना। देखो उसको खाने से लेके हर चीज घर पे ही चाहिए, ठीक है। होम डिलीवरी की वजह से पूरा आदत बिगड़ गया है। वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, वो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है, ठीक है, वो जोमेटो पे खाना मंगाना चाहता है। तो कस्टमर हर चीज घर से बैठे बैठे करना चाहता है। शॉपिंग अमेज़न से हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उसको बैंक वाला काम भी घर से ही करना है। तो कस्टमर जब बैंक सिलेक्ट करना चाहेगा, न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना चाहेगा, तो एक कस्टमर वो बैंक में जाना चाहेगा जिस बैंक के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और जिस भी बैंक के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा उस बैंक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कंपेयर टू अदर बैंक्स, लोग उस बैंक को प्रेफर करेंगे जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट करें, ये वाला नंबर सी वाला कर लो। नंबर सी थोड़ा अच्छा पॉइंट है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, अभी क्या हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंप्यूटराइज सिस्टम, हाथ वाला काम बहुत कम हो गया, मैनुअल काम बहुत कम हो गया है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे कस्टमर्स के जो भी ट्रांजैक्शन है, बैंक के हिसाब से सोचो, बैंक के हिसाब से कस्टमर्स के जो भी ट्रांजैक्शन है एक सेंट्रलाइज डेटा में मेंटेन हो रहे हैं। कहने का मतलब है अगर किसी ने दिल्ली में भी ट्रांजैक्शन किया है, तो दिल्ली के एसबीआई में ट्रांजैक्शन किया है तो कोलकाता के एसबीआई को भी पता चल जाएगा। अगर किसी ने कोलकाता के एसबीआई में ट्रांजैक्शन किया है तो मुंबई के एसबीआई को भी पता चल जाएगा। मतलब डेटा क्या है ना, सेंट्रलाइज्ड मैनेज हो रहा है। तो अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर एसबीआई को यूज कर रहे हैं, तो सारे एसबीआई ब्रांचेस को उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन मैनेज करना, बेसिकली सिस्टम को मैनेज करना बहुत इजी हो गया है। इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली एक्सचेंजेबल है आज के डेट में। तो बैंक्स को अपना डेटा मेंटेन करने में बहुत फायदा हो रहा है, अदरवाइज पहले बहुत डिफिकल्टी होती थी, ठीक है। बट ऐसा ही नहीं है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पे भी दो दो पॉइंट करके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस सिस्टम में पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है। अगर आप सोचिए जैसे एसबीआई दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट है, तो दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट में एसबीआई के ब्रांच में अगर आपने ट्रांजैक्शन किया एंड उसका इंफॉर्मेशन कोलकाता के टॉलीगंज ब्रांच में भी आ जा रहा है। कोलकाता में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड टॉलीगंज, वहां पे एसबीआई का ब्रांच है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में ट्रांजैक्शन हो रहा है और इसका इंफॉर्मेशन कोलकाता के टॉलीगंज ब्रांच में आ रहा है। तो हाउ फास्ट द इंफॉर्मेशन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, डोंट यू थिंक इस सिस्टम में बहुत खर्चा लगा होगा। इतना फास्ट और इफेक्टिव सिस्टम जो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, आप सोचिए इसमें खर्चा कितना लगता होगा। और इसको हमेशा एक्टिव रखना है, इस पे खर्चा कितना लगता होगा। और इसको सिक्योर्ड भी रखना है, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, फ्रॉड ना हो जाए, बीच से पैसा चोरी ना हो जाए, ट्रांसफर होते वक्त चोरी ना हो जाए, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो डोंट यू थिंक कि इसमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स अ डिसएडवांटेज कि ऑल्दो सिस्टम आराम तो बहुत देता है बट इसमें खर्चा बहुत लग जाता है। एंड पॉइंट नंबर टू है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। ट्रेनिंग की जरूरत है फॉर बोथ, बोथ मतलब कौन कौन बोथ, बोथ मतलब द बैंक स्टाफ एंड द क्लाइंट, ठीक है। बैंक स्टाफ एंड द क्लाइंट दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है बिकॉज डिजिटाइजेशन, ऑल्दो
काफी टाइम हो गया हमारे कंट्री में, 10-12 साल से डिजिटाइजेशन बहुत पीक पर है, बट स्टिल हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में ही, अभी भी बहुत लोग डिजिटाइजेशन सीख रहे हैं, फोन वगैरह अभी भी कुछ पॉपुलेशन ऐसे है जिनको ठीक से चलाना नहीं आता है, ठीक है, स्पेशली इन द रूरल इंडिया, तो इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टिल देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शन, सो इनको ट्रेनिंग करवाना है, अदरवाइज इट्स अ लिमिटेशन, इट इज अ डिसएडवांटेज, ठीक है। तो दैट्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सीधा सीधी मतलब है बिना बैंक गए बैंकिंग करना इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अलग अलग टाइप्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है, जो सिंपल सा बात है, मेन बैंक का, बैंक अकाउंट में मेनली हमारा काम क्या होता है, या तो किसी को पैसे देना या तो किसी से पैसे पाना, ठीक है। देयर आर ओनली टू वेज हाउ अ बैंक अकाउंट वर्क्स, या तो उसमें से पैसे डिडक्ट होते हैं या तो उसमें से पैसे ऐड होते हैं। सो बेसिकली फंड ट्रांसफर अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, मतलब बिना बैंक गए, बिना बैंक गए अगर फंड ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर मनी ट्रांसफर हो रहा है अंडर दिस सिस्टम, ठीक है। एक और चीज आप यहाँ पे ऐड करना, विदाउट गोइंग टू अ फिजिकल बैंक ब्रांच, ठीक है, विदाउट गोइंग टू अ फिजिकल बैंक ब्रांच, ठीक है। अगर बिना फिजिकल कोई बैंक ब्रांच गए अगर फंड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल सा मतलब है। इसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं, डायरेक्ट क्रेडिट्स, क्रेडिट्स क्या होते हैं, जब आपके अकाउंट में पैसे ऐड होते हैं, जब आपके अकाउंट में पैसे ऐड होते हैं, ठीक है। सपोज आप वर्कर हो कहीं पे और आपका सैलरी आ गया, तो दैट्स डायरेक्ट क्रेडिट, आपको बैंक नहीं जाके पैसा निकालना पड़ा, पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ गया। एंड सेकंड हो जाता है डायरेक्ट डेबिट, देखो दो ही चीज हो सकता है, या तो पैसा कटेगा या तो पैसा जुड़ेगा। तो पहले वाले एग्जांपल में पैसा जुड़ा था, इस वाले में पैसा डिडक्ट होगा, इसको डेबिट को ना डिडक्ट कर देना, पैसा डिडक्ट होगा, राइट। तो मनी विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो जैसे कि आप बिल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर रहे हो, या वाटर सप्लाई का बिल पेमेंट कर रहे हो, या स्कूल का फीस भर रहे हो, ठीक है, किसी भी टाइप का पेमेंट कर रहे हो, इफ मनी इज गेटिंग डिडक्टेड तो वो डायरेक्ट डेबिट है, और अगर मनी इज गेटिंग एडेड तो वो डायरेक्ट क्रेडिट है, बिना बैंक गया हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप दो पॉइंट यहाँ से देख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको सच में जानना है व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम, तो आप प्लीज मेरे ऐप पे जाना, और आप वो क्वेश्चंस को डेफिनेटली करना। हर बार के बैचेस को उसका फायदा मिला है, इस बार के बैच को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। डोंट स्टे बिहाइंड इन द रेस, ठीक है। जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरे पावर के साथ करो, अदरवाइज फिर कर भी लेंगे और मार्क्स भी नहीं आएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। पूरा साल आप मेहनत भी करोगे एंड राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत नहीं होगा, इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग हाँ दो पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पेमेंट्स आर मेड ऑन ड्यू डेट्स, सबसे मजे की बात है कि इसमें आपका डिले नहीं होगा। डिले क्यों नहीं होगा, आपने क्लास 11 में अपना एक चैप्टर पढ़ा होगा जो था तुम्हारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, कभी कभी बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर रखता है। क्या इंस्ट्रक्शन देकर रखता है कि देखो, एवरी मंथ पहली तारीख को मेरा रेंट आप पे कर देना, एवरी मंथ पहली तारीख को मेरा रेंट आप पे कर देना। तो अब क्या है ना, कस्टमर को उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बैंक हर महीने की पहली तारीख को रेंट पे कर देगा। तो जो पेमेंट्स है वो ड्यू डेट पे अपने हो जाएंगे, आपको उतना डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बैंक्स को बोल दो और थोड़ा सा कमीशन बैंक को दे दो, बैंक आपका काम कर देगा, ठीक है। एंड नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, क्योंकि घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो रहा है सब, तो कैश वैश का कोई चक्कर ही नहीं है, जब कैश है ही नहीं तो मिस हैंडलिंग कहाँ से होगा। तो दैट्स अ बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत सिंपल सा चीज है, आप सबने अपने लाइफ में देखा है, एटीएम, एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप पैसे निकाल सकते हैं और कहीं कहीं पे तो पैसे डालने का भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। सर्टेन एटीएम्स उसमें वो बेसिकली कैश डिपॉजिट मशीन बोलते हैं, बट वो एटीएम में ही आजकल कंबाइंड आ जाता है। मेनली एटीएम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर क्या होता है, टेलर एक्चुअली बैंक में इज अ देयर इज अ पर्सन, ठीक है, जिसे टेलर टेलर हम लोग बोलते हैं। उस पर्सन का काम क्या होता है, उस पर्सन का काम होता है आपको बैंक्स के काम काज कैसे होते हैं वो सब समझाना। जैसे आपको अगर
कुछ भी करना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है, पैसे डालना है, पैसे निकालना है, ये सब करना है, तो टेलर, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड टेलर इन द बैंक, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसका अपना एक डेस्क रहता है, आप डेस्क पे जाके उससे हेल्प मांग सकते हैं, एंड द पर्सन विल गाइड यू हाउ टू डिपॉजिट मनी एंड हाउ टू विथड्रॉ मनी। बट आज के डेट में पर्सन डज नॉट नीड्स टू बी अ टेलर, मशीन ही ऑटोमेटेड टेलर मशीन बन गई है, ठीक है। मशीन ही आपको पैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने में हेल्प कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड एन एटीएम। इसमें आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा बैंक से, और उसका एक पिन नंबर होता है, आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करोगे, पिन नंबर डालोगे, कितने अमाउंट चाहिए वो डालोगे, अगर वो अमाउंट आपके बैंक में होगा एंड उस मशीन में भी होगा तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है, नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स इन दिस। अगला आता है डेबिट कार्ड का टॉपिक। नाउ डेबिट कार्ड का टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों बहुत इजीली अभी हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आपको ब्रेक लेना तो थोड़ा पॉज करके ब्रेक ले सकते हो। नाउ पे अटेंशन। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड इज अगेन दैट एटीएम कार्ड ओनली। बैंक आपको एक कार्ड देगी, ठीक है, बट आप उस कार्ड को पेमेंट के लिए तभी यूज करोगे जब आपके बैंक में पैसा होगा। सपोज आपके बैंक में 1 लाख रुपीज है, कितने रुपीज है? सपोज आपके बैंक में 1 लाख रुपीज है, तो आप डेबिट कार्ड यूज करके 1 लाख तक का ही पेमेंट कर पाएंगे। मतलब आपके बैंक में जितना पैसा होगा उतना ही आप यूज कर पाओगे उस कार्ड से पेमेंट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए। आप एटीएम से विड्रॉ करो या कहीं पेमेंट करो, जितना भी कर पाओगे, आपका लिमिट कितना होगा, जितना आपका बैंक में पैसा है, ठीक है। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो आपका डेबिट कार्ड किसी काम का नहीं है, राइट। आप 1 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते, 1 लाख से 1 रुपी भी ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीधा फीचर्स करना इसका, ठीक है। फीचर्स करोगे तो ऐसे भी सब समझ में आ जाएगा। एनी थ्री करके चलना। यहाँ पे पहला है कि कार्ड होल्डर हैज टू डिपॉजिट मनी। देखो 1 लाख या जो भी आपका कुछ पैसा तो होना ही चाहिए विद द इशूअर। इशूअर कौन होता है? बैंक, ठीक है। बैंक आपको कार्ड देती है ना, बैंक आपको कार्ड इशू करके देती है, तो बैंक के पास, मतलब बैंक के साथ आपको पैसे जमा कराने हैं। जिस भी बैंक का कार्ड है उस बैंक में आपका पैसा होना चाहिए, ठीक है। कार्ड में ये सब लिखा रहता है, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, इनमें से कुछ कुछ चीज लिखा रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स के पास, जो कि आई होप डेफिनेटली है, तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार मांग कर देख सकते हैं। उसमें उनका नाम लिखा होगा, उनमें उनका कार्ड का नंबर लिखा होगा, ठीक है। ज्यादा मत पढ़ लेना वो सब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। कार्ड, हाँ, इस कार्ड में पॉइंट नंबर 4 देखो, कार्ड डज नॉट, द कार्ड होल्डर डज नॉट गेट एनी क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब कोई उधारी नहीं चलेगा, जितना पैसा है उतना पैसा यूज कर पाओगे। 1 लाख है तो 1 लाख यूज कर पाओगे, 10 लाख है तो 10 लाख यूज कर पाओगे, उधारी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि फंड्स है 1 लाख और यूज कर ले रहे हैं 5 लाख, यहाँ पे वो सब उधारी चलेगा नहीं, ठीक है। दिस इज डेबिट कार्ड। हाँ, और डेबिट कार्ड के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एनुअली कटता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से बैंक में हो, तो कभी कभी 6 महीने पे कटता है, कहीं किसी बैंक में 1 साल में, मेरा जो बैंक है 1 साल में काटता है, ठीक है। तो कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं डेबिट कार्ड के लिए। ओह, डेबिट कार्ड फिर से आ गया, ठीक है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। क्रेडिट कार्ड पे आ जाते हैं हम लोग। क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, हाँ, काम लगभग एक ही है। काम लगभग एक ही है कि यहाँ पे भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो, बट यहाँ पे मजे की बात है, यू डोंट नीड टू हैव एनी मनी इन द बैंक, ठीक है। मतलब अगर आपके बैंक में कम भी पैसे है या जीरो पैसे है, मान लो आपके बैंक में 1 लाख है, ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख है, ऐसा होना जरूरी नहीं है, बट ठीक है, डेबिट कार्ड में जरूरी था, यहाँ पे होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको यूज करना है लेट्स से 4 लाख रुपीज, तो आप 4 लाख रुपीज भी विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी के 3 लाख कहाँ से आएंगे? बाकी के 3 लाख बैंक आपको एज अ लोन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक आपको एज अ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, और उसके लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट भी काटेगा। वो जो 3 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा ले लिए ना, जो 3 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा ले लिए, इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जल्द से जल्द वापस भी करना है। कितनी जल्दी? वो डिपेंड करता है आपके अग्रीमेंट पे। कितना इंटरेस्ट कटेगा वो डिपेंड करता है आपके अग्रीमेंट पे बैंक के साथ। इसका कोई फिक्स्ड नहीं है, हर पर्सन का अलग अलग होता है। हाँ, फीचर्स में देखोगे तो पर्सन हैज टू हैव अ वेरी गुड रेप्यूटेशन। उसका फाइनेंशियल रेप्यूटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पास्ट में लोन डुबाए हैं या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड में पहले कभी फंसे हो, नाम आया है, तो फिर आपके जैसे लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड पाने के लिए बहुत ही अच्छा रेप्यूटेशन होना चाहिए। रेप्यूटेशन मतलब फाइनेंशियल रेप्यूटेशन अच्छा होना चाहिए, एंड मोस्टली सैलरी वाले लोग अगर होते हैं तो उनको बैंक अच्छे से क्रेडिट कार्ड दे देती है।
ठीक है। और नो नीड टू डिपॉजिट एनी एडवांस मनी, मतलब ये जो 1 लाख है ना, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया, बट अगर ये नहीं भी होगा तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब बैंक तब भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी। ठीक है, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ होता है, इसमें भी आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। अगर आप बैंक का कोई सर्विस ले रहे हो तो ऑब्वियसली पैसा तो दोगे। और कार्ड में अगेन वही वो सब नाम वगैरह ये सब लिखा रहता है। ठीक है, सो योर नेम, योर कार्ड नंबर, वो सब सब लिखा रहेगा आपके कार्ड में। ठीक है, तो दैट्स अबाउट क्रेडिट कार्ड। अब हम लोग चैप्टर के धीरे धीरे एंड की तरफ आ रहे हैं। चैप्टर और 5-6 मिनट का मेहमान है। सो नेक्स्ट इज एसएमएस अलर्ट। बहुत सिंपल सा बात है, बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, अगर आपको इसकी डिटेल एसएमएस के थ्रू बताई जाती है, फोन में आपको मैसेज आता है, तो दैट्स एसएमएस अलर्ट। ठीक है, तो बस ठीक है, इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। यू डोंट हैव टू गो टू अ बैंक। ठीक है, कस्टमर रिसीव्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और हर अकाउंट विदाउट विजिटिंग द बैंक। तो ये एसएमएस अलर्ट का एक फायदा है। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? ये वो सिस्टम है, इसका एक और नाम है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस। सीबीएस इज दैट टेक्नोलॉजी जिसके वजह से आप अगर दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोलकाता के टॉलीगंज में भी इसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। मतलब ये वो सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब बैंक के एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करो वो डेटा उनके मेन सर्वर पे आ जाता है और मेन सर्वर के थ्रू सारे ब्रांचेस को पता चल जाता है। तो आपने अगर कहीं एक ब्रांच से लोन उठाया है, सपोज जैसे बैंक बोलती है कि आपको 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा, आप क्या करते हो, चालाकी करते हो, आप पहले दिल्ली जाके लोन ले लेते हो, 10 लाख वहां से उठा लेते हो, और फिर आप कैलकाटा आके बोलते हैं कि कैलकाटा में भी आपको लोन चाहिए। तो कैलकाटा वाले आपको धर दबोचेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आपने ऑलरेडी दिल्ली में लोन ले रखा है। ठीक है, तो अब बैंक को बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, पहले भी नहीं था बट अब और नहीं है। और बैंकिंग इज नाउ सेंट्रलाइज्ड। आज के डेट में कोई कोई भी ट्रांजैक्शन आप कहीं पे भी करो तो उसका डिटेल उनके सेंट्रल सर्वर पे पहुंच जाता है, एंड थ्रू दैट सेंट्रल सर्वर उनको उनको आपके एक एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल हर ब्रांचेस में अवेलेबल होती है। तो इट इज दैट टेक्नोलॉजी। अगर सिलेबस देखोगे, अपना अगर सिलेबस देखोगे ना, तो दिस इज नॉट मेंशन्ड एक्चुअली, नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। ठीक है, बट क्या पता मन में आया एक बार करवा देते हैं। ठीक है, तो एक बार कर लेना, सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है लेकिन। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 जो है वो है मोबाइल बैंकिंग। सो व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग? अपने फोन के थ्रू बैंकिंग करना, दैट इज मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। फेवर में क्या क्या बात है, मोबाइल बैंकिंग के फेवर में क्या क्या बात है, एंड हर्डल्स क्या क्या है वो देखना है। ठीक है, सो व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द पॉइंट जो कि मोबाइल बैंकिंग के फेवर में है। सबसे पहली बात की सस्ता है, कॉस्ट वाइज सस्ता है। ठीक है, आप बैंक में जाके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, आप बैंक में जाके अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाओगे तो आपको 45 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ता है। बट यही चीज अगर आप फोन में करोगे तो 38 पैसे का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो सस्ता है, मतलब फोन से काम भी हो जा रहा है एंड चार्जेस भी कम लग रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन वाइज आप कैसे ये कर सकते हो अपने फोन में, जस्ट ऐप के थ्रू आप बैंक से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, हर बैंक का अपना एक फोन वो मोबाइल ऐप आ गया है। ठीक है, तो थ्रू दैट बैंक आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। रीच वाइज देखा जाए तो देखो, इंडिया में हर जगह बैंक का ब्रांच खोलना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बैंक का ब्रांच सिर्फ वो बिल्डिंग बना देना तो ईजी है, बट उस बिल्डिंग में एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होना चाहिए, स्टाफ्स होने चाहिए, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो बैंक के ब्रांचेस खोलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हम एक एक पर्सन के फोन के थ्रू बैंकिंग को पहुंचा सकते हैं। तो रीच बढ़ाने में हेल्प होता है। ठीक है, और आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इससे फ्रॉड की भी कमी होगी, और आधार तो सबके पास होता है तो सबको एक बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा। हर्डल्स क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, कि ये जो मोबाइल ऐप्स है ये तो स्मार्टफोन में चलते हैं, और आज भी रूरल इंडिया में लोगों के पास फोन तो है बट स्मार्टफोन की कमी है। ठीक है, मतलब वो उनके पास फोन है, उनको बस रिश्तेदारों से बात करना आता है, बट स्मार्टफोन्स की कमी है, और ज्यादातर ये जो बैंक्स के मोबाइल ऐप्स है ये स्मार्टफोन में चलते हैं। तो दैट्स अ हर्डल राइट नाउ। ट्रांजैक्शन पे भी लिमिट है, आरबीआई ने कुछ लिमिट लगा के रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप सारे ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, हर तरीके के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, एक लिमिटेड वे में ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे। एंड हाँ, वन पर्सन कैन हैव वन अकाउंट ओनली
एक पर्सन के पास एक ही अकाउंट हो सकता है, तो इसका डिसएडवांटेज है कि देखो अगर हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो ना, लाइक सपोज इफ आई हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट, तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट माय मनी सेपरेटली। हर बैंक अकाउंट में हम थोड़ा थोड़ा पैसा रख सकते हैं कि अगर मेरे साथ एक बैंक में फ्रॉड भी हो गया तो एटलीस्ट आई हैव माय मनी सेफ इन दी अदर अकाउंट्स। बट एक ही अकाउंट में सारा पैसा रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर किसी ने हाथ मारा तो मतलब आपकी जिंदगी वहीं बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, बैंक डिपॉजिट, इसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट या सॉरी बैंक ड्राफ्ट, इसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। अब देखो ये क्या है, बेसिकली इट्स अ वे ऑफ मनी ट्रांसफर एंड इसमें क्या होता है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू गो टू अ बैंक, और बैंक से आप एक फॉर्म लेंगे जिसको डीडी बोलते हैं, डीडी फॉर्म बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म बोलते हैं। तो आप बैंक में जाएंगे और बोलेंगे मुझे डीडी फॉर्म दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म दीजिए, तो बैंक वाले आपको देंगे, आप वहाँ पे फिलअप कर देना आपको कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके लिए बनाना है। सपोज आप अपने स्कूल को फीस देना चाहते हो, ठीक है, आप अपने स्कूल को फीस देना चाहते हो, तो आप अपना स्कूल का नाम लिख दोगे वहां पे और कितना फीस देना चाहते हो वो लिख दोगे, ठीक है। डिपेंडिंग कि आपका फीस कितना है उसके ऊपर एक कमीशन लगेगा, बैंक आपको बताएगा, लाइक 10,000 तक एक कमीशन लगेगा, 20,000 तक दूसरा कमीशन लगेगा, जितना अमाउंट बड़ा होगा उतना कमीशन भी बड़ा होगा। तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, किसको पे करना है, स्कूल का नाम लिख देंगे, कितना पे करना है वो फीस लिख देंगे, कमीशन कितना लगेगा वो बैंक वाला आपको बताएगा। तो बाकी सब डिटेल करके आप फिलअप करके उनको दे दो। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो वो आपके अकाउंट से पैसा काट लेंगे, अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर आप उनको कैश दे देना, ठीक है, समझ रहे हो क्या करना है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो वो डायरेक्टली वहां से काट लेंगे पैसा आपका, अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर आप उनको कैश दे देना, ठीक है। फिर आपको आधा घंटा वो बैठने बोलेंगे, कुछ बैंक्स होंगे तो वो आपको ज्यादा देर बैठने बोलेंगे, और आप बैठे रहोगे, उसके बाद फिर वो आधा घंटा बाद आपको बुलाएंगे और एक चेक जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट आपको पकड़ा देंगे, उसी को बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। ये डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट आप जाके अपने स्कूल में जमा दे देना। आपके स्कूल वालों को जिस दिन झक मार के नींद आएगी, सॉरी जिस दिन वो अपने नींद से उठेंगे, ठीक है, तो वो जाकर बैंक से पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। इसमें डिसऑनर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पैसा डूबने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा डूबने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्कूल जिस दिन भी जाएगी उसको पैसा मिलेगा ही। व्हाई? क्योंकि बैंक उसी दिन आपके अकाउंट से या तो काट लेता है या तो आप पैसे जमा करके आए हो, तो पैसा तो श्योर शॉट मिलना है, देयर इज नो चांसेस ऑफ डिसऑनर, ठीक है। वही सब चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेन फीचर्स में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। 4 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर है एंड आई थिंक हमने काफी जस्टिफाइड टाइम में कंप्लीट किया। इसके साथ ही हमारा फाइनेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम एक महान टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं जो कि है मैनेजमेंट। पूरा मैनेजमेंट जो है वो लगभग 40 मार्क्स का होने वाला है। आपके सिलेबस का आधा परसेंट, मतलब वो 50% जो वेटेज है वो मैनेजमेंट का टॉपिक रखने वाला है। तो बिफोर वी मूव टू दैट पार्ट, आप अपने ये 4 चैप्टर्स को ढंग से कंप्लीट करके रखिए। अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करना। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है उसके बारे में डेफिनेटली नीचे में कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग करते हैं, इससे अच्छा मोटिवेशन मिलता है मेरे को, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट येट एंड डू नॉट फॉरगेट द ऐप, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट द ऐप, वो ऐप आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी आगे ले जाकर खड़ा करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे वेरी सून एंड टिल देन टेक केयर।